नमस्कार। आज का टॉपिक ऑप्टिक्स से है। ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद लाइट एंड इट्स फिनोमेना और इट्स बिहेवियर। ऑप्टिक्स होती है। अब ऑप्टिक्स में जो है इसकी भी 2 ब्रांच हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, है ना? तो यहाँ हमारा सबसे पहला टॉपिक है लाइट। लाइट क्या चीज़ होती है? तो लाइट जो है को समझने के लिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम इसका जो एक फिगर ले लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के में इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, फिर विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, शॉर्ट रेडियो वेव्स है, टेलीविजन एंड एफएम रेडियो वेव्स हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स। यहाँ ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसको और यहाँ पे वेवलेंथ दे। फ्रीक्वेंसी का तो जो है घट रही है ऊपर से नीचे में, मतलब इस डायरेक्शंस में फ्रॉम टॉप टू बॉटम द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्पेक्ट्रम इज डिक्रीज एंड द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक, इस स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसमें जो एक पार्ट विजिबल रीजन दिखाया गया है, विजिबल, और उसको ग्रे कर दिया गया है, इसी को ग्रे कर दिया गया है और मैंने भी यहाँ कर्सर से रेड रेड कर दिया। तो ये वाला रीजन ही लाइट कहलाता है। यही रीजन हमारा क्या कहलाएगा? लाइट कहलाएगा। अब इस रीजन्स की वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ हमारी इस रीजन्स की 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक है, तो इस रीजन की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 700 मीटर के बीच में पड़ती है। इस यही लाइट हो गई, इसको हम व्हाइट लाइट भी कहते हैं। जब अगर हम जो है इस विज़िबल पार्ट को का जो है हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो यहाँ से भी एक स्पेक्ट्रम आता है और वो 7 कलर्स में, मतलब ये स्पेक्ट्रम हमें कब मिलेगा? अगर इस पार्ट की लाइट को, जिसे हम लाइट कह रहे हैं, इस वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या इस वाले को, लाइट को हम जो है प्रिज्म से या फिर ग्लास प्रिज्म है हमारा, या उससे जो है एक ऑयल फिल्म है या फिर वाटर फिल्म से होकर गुजारते हैं, तो वहाँ पे वो हमें जो है एक रेनबो मिल जाता है। ये रेनबो ही स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहलाता है, या फिर हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट और लाइट और विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और दिस इज द स्पेक्ट्रम जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक इसकी बाउंड्री है, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। तो ये डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में और लाइट की स्पेक्ट्रम, है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर्स मतलब क्या है? मिनिमम वेवलेंथ रेंज है ऑफ दिस लाइट की, इस पार्ट की और लाइट की, और 700 नैनोमीटर मैक्सिमम वेवलेंथ है। तो यहाँ से ये 2 लिमिट हो गई, मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम, है ना? तो अब यहाँ से हम आप लाइट को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके, लाइट इज़ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves and it is the visual portions of electromagnetic spectrums of which wavelength varies from 400 nanometer to 700 nanometer. Human eye is very sensitive to detect this part of the electromagnetic spectrum. मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल पार्ट को डिटेक्ट करने के लिए ह्यूमन आई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इसीलिए हम जो है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी दी थिंग्स, है ना? अब देखिए, ह्यूमन आइज इज नॉट सेंसिटिव फॉर गामा रेज एंड not sensitive to detect the gamma rays, X rays, ultraviolets, infrared, micro, short radio waves, television waves, AM rays, or long radio waves. Is not human eyes is not sensitive, but it is sensitive for visual reason. That's why we are able to see the world. तो ये तो हो गया लाइट का। तो यहाँ से आपको इसमें से स्लाइड में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ से
लाइट की डेफिनेशंस के बारे में हमें डिस्कस करना था, तो यहाँ कंक्लूजन्स ये डिफाइन कर सकते हैं, लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द visual portions of electromagnetic spectrum is called light. Its wavelength varies from 400 nanometer to 700 nanometers. Human eye is very sensitive to detect this visual part of electromagnetic waves. That's why we are able to see object. है ना? अब ये वेव है, वेव क्या है? एनर्जी है. व्हाट इज वेव? एनर्जी है. तो in other words we can say light is the form of energy. Next point क्या हो जाएगा? Light is the form of energy that provides a sensation of विजुअलिटी. क्लियर? तो यहाँ से हमारा ये साइड का हो गया लाइट का पूरा. इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को मैंने तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया. एक तो स्पीड ऑफ लाइट और नेचर ऑफ लाइट और फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय लाइट्स. जो अब इससे पहले हमने पहली स्लाइड्स में क्या देखा कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही पार्ट है. मैक्सवेल ने बोला भी था, उसको प्रूव भी कर दिया मैथमेटिकली, और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. इसके ने मैक्सवेल ने मैथमेटिकली और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी हैं वही प्रॉपर्टी लाइट की प्रॉपर्टी भी होंगी. अब स्पीड ऑफ लाइट कहें या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहें, नेचर ऑफ लाइट कहें या फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहें, फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय लाइट तो फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. अब चलते हैं सब ये प्रॉपर्टीज में. सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है ना? क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट पहली प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ले रखी है. जो है अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए आपने पता है कि जब जो है लाइट वैक्यूम में वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की, इन वैक्यूम में हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये वैल्यू ली जाती है इन वैक्यूम. ये जो जनाब है इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. तो रियल वैल्यू है जो स्पीड ऑफ लाइट की वो है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड. है ना? तो आपको ये ज़्यादा ध्यान नहीं देना इस पर एक्चुअल वैल्यू पे, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आए तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हार्डली ही होगा. जो एक्चुअल वैल्यू होगी वही होगी इसमें, तो इसको भी याद रख लेना है. अब ये जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है. क्या है ये? यूनी कांस्टेंट. मतलब वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती और इससे कम नहीं हो सकती. दूसरी बात है इसमें स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, एक पहली बात हो गई. दूसरी बात स्पीड ऑफ लाइट के बारे में क्या है? आप जो है आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा कि ये जो है कि मैक्सिमम स्पीड है किसी भी पार्टिकल की इन नेचर्स. तो मैक्सिमम स्पीड अटेनेबल बाय एनी ऑब्जेक्ट इन नेचर्स इन केस ऑफ वैक्यूम. तो ये क्या है? इस अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? आइंस्टीन. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, maximum value of speed of light is 3 × 10⁸ meter per second or any particle could not attain this value. है ना? So this is the maximum attainable speeds. क्या है? this मतलब क्या? c is equal to 10⁸ meter per second is the maximum, is highest attainable
हाईएस्ट अटेनेबल स्पीड इन नेचर, ठीक है, इन केस ऑफ वैक्यूम, ठीक। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। सेकंड थर्ड पॉइंट जो क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट को सबसे पहले कैलकुलेट किया था ओली रोमर ने। आप इसको कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, ओली रोमर ने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को क्या किया था, कैलकुलेट किया था, है ना। और जो मैथमेटिकली स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया था वो थे हमारे मैक्सवेल। मैक्सवेल इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ही मतलब पहले बताया था, इन्होंने ही पहले अनाउंस किया था कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इन्होंने जो है ये प्रूव करने के लिए क्या किया कि 4 फंडामेंटल लॉज हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 4 फंडामेंटल लॉज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हैं उनका यूनिफिकेशंस कर दिया। ये 4 फंडामेंटल लॉज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड देखिए ये हैं 4 फंडामेंटल लॉज, गॉस लॉ इन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म एंड फैराडेज लॉ एंड एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। इन चारों लॉज को यूनिफाई कर दिया, क्या कर दिया, यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, है ना। और यूनिफिकेशंस करके कंक्लूजन निकाला। पहला कंक्लूजन निकाला क्या, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में क्या होगी, c इज इक्वल टू, जो होगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मैक्सवेल ने स्पीड ऑफ लाइट क्या बताई इन वैक्यूम, ये बताई, c इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन का अंडर रूट। यहाँ लिख लीजिए, इस मैक्सवेल ने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, c से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो c इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब देखो यहाँ पे जो है म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और एप्सिलॉन नॉट है हमारी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू जो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम जो है हमारा, इसकी वैल्यू होती है 4π×10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, और इसकी वैल्यू होती है हमारी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये भी एक तरीके का कांस्टेंट ही हो गया, वैल्यू कांस्टेंट है, क्या है, ये भी कांस्टेंट हो गया वैक्यूम के लिए, और ये भी एक कांस्टेंट हो गया पूरा वैक्यूम। अब ये वैल्यू हम इसमें डाल दें तरीके से इस वाले फॉर्मूले में, तो ये हमारे पास में ये रिलेशंस आ जाएगा। हाँ क्या था, 4 पाई की वैल्यू आप क्या डालोगे, 3.14, 3.14 × 10⁻⁷, और की वैल्यू क्या डाल देंगे, 8.85 पॉइंट 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करोगे तो वो नहीं आएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट की थी मैक्सवेल फोर वैक्यूम की, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो ये परमिटिविटी और परमिएबिलिटी है, परमिटिविटी ये और ये परमिएबिलिटी, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम हो जाती है, और ये हो जाती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मीडियम हमारा क्या है, यहाँ पे वैक्यूम है, तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
ऑफ वैक्यूम और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वैक्यूम। ये क्या कहलाएगी? म्यू नॉट क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ वैक्यूम और एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी। अब क्या है कि ये वैल्यू भी इनकी फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। चलिए, अगर ये लाइट वैक्यूम से इधर जाए, जैसे आपको पता है लाइट हमारे सन से स्टार्ट होती है, सन और अर्थ के बीच में बहुत सारा स्पेस है, वहाँ कुछ भी नहीं है, उसमें उसे हम वैक्यूम ही करेंगे, तो वहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, है ना? और वो उसको हमने निकाला 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट हमारी जो है अर्थ में एंटर हो जाती है, तो अर्थ में क्या है, एयर का एटमॉस्फेयर बन जाता है। एयर है तो वहाँ पे भी लगभग ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये जो वैल्यू हैं वैक्यूम के लिए और एयर के लिए सेम है, मतलब परमिटिविटी और परमेबिलिटी की वैल्यूज फॉर वैक्यूम एंड एयर आर सेम। यहाँ पे आप एयर्स के भी लिए भी ये दोनों ही वैल्यू लीजिए होती है। तो वहाँ पे भी स्पीड ऑफ लाइट लगभग इतनी ही आएगी, लेकिन जैसे ही अर्थ पे आने के बाद में बहुत सारे अदर मीडियम से होकर उसको पास करना होता है, जैसे वाटर आ गया, ग्लास आ गया, एक्सेट्रा, तब जो है स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम क्या होगी? के लिए देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये देखिए, इसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा 1/म्यू एप्सिलॉन, रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन नॉट नहीं। यहाँ पे ये क्या है? म्यू परमिटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम है, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और ये एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अरे क्यों चिल्ला रहा है ये इतना? है? हेलो? है, तो अब ये भी मतलब मीडियम की क्या हो गई? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई मीडियम की। और ये क्या हो गई? परमिटिविटी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम हो गई, है ना? तो ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? तो अब यहाँ से हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट जो आई, क्या आई इन ए पर्टिकुलर मीडियम, क्या निकला हमारा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो गई? v इज इक्वल टू 1/रूट म्यू एप्सिलॉन। देखो, म्यू जो है हमारा क्या होता है? म्यू नॉट म्यू आर है, एंड एप्सिलॉन जो है क्या है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है। तो हम म्यू आर को हम बोलते हैं
म्यू आर को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक, ऑफ द मीडियम। ऐसे ही एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। ऑफ द, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो सी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? 1 बाई म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, मतलब 1 बाई, तो आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू 1 बाई रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा सी था, की जगह पे सी डाल देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? सी ओवर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, है ना? तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम में क्या होगी? सी बाई म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो जैसे ही लाइट एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड घट जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या निकला कि जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारा किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है। मैं ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम को डिनोट करते हैं। तो और डिपेंड किस पे नहीं करता? स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, वेव लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। तो मतलब क्या हुआ इसके इस स्टेटमेंट का? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने क्या है कि ये हमारा एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है। तो हम अब विजिबल लाइट पोर्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो है यही हमारा पोर्शंस लाइट कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ वायलेट कलर है, वायलेट कलर, और इसकी जो वेवलेंथ है वो हमारी कितनी कितनी जा रही है? 400 नैनोमीटर से लेकर 450 नैनोमीटर, है ना? 50-50 के डिफरेंस से आप याद रख सकते हैं। और ये रेड कलर है, की भी वेवलेंथ हमारा कितना है? 650 से लेकर 600 मीटर नैनोमीटर। अब मान लो कि ये लाइट जो है चल रही है, लाइट जा रही है यहाँ से, सपोज करके चलो ये पूरा का पूरा रीजन ऐसे ले लेते हैं, ये वैक्यूम है, ये पूरा वैक्यूम है ना? सपोज करके चलो ये लाइट जा रही है ऐसे कर, और यहाँ पे ये आ गया, वैक्यूम आ गया, क्या आ गया ये? तो यहाँ पे इन दोनों कलर्स की स्पीड जो होगी वो सेम रहेगी, कि वेवलेंथ से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इस मीडियम की सेम है। अब अगर यहाँ वैक्यूम ना होकर कोई अदर मीडियम है, क्या है? मीडियम है, तो वहाँ पे भी स्पीड ऑफ लाइट इसकी वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? उस इस मीडियम की मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हर कलर, जब लाइट एक मीडियम में चल रही होती है तो उस लाइट का हर कलर, मतलब हर कलर चाहे कोई भी कलर हो, साथ में से वो सेम वेलोसिटी से चल रहे होते हैं। इसका मतलब ये था यानी ऑफ लाइट के बारे में। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा जो है नेचर ऑफ लाइट है। क्या है? नेचर ऑफ लाइट। देखिए नेचर ऑफ लाइट के बारे में बहुत सारी जो है वो है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, नेचर ऑफ लाइट। कंट्रोवर्शियल कैसे है हम डिस्कस करते हैं। अब आप आज प्रेजेंट सिनेरियो में तो हमारा जो है लाइट का ड्यूअल नेचर है। कैसा है? ड्यूअल नेचर है प्रेजेंट सिनेरियो बात करें, नेचर ऑफ
लेकिन ये टाइम टू टाइम बदलता रहा है। ड्यूअल नेचर्स का मतलब है कि कभी-कभार तो ये जो है एज़ ए पार्टिकल बिहेव करती है, पार्टिकल क्वांटा की तरह, और कभी-कभार ये जो है वेव की तरह वेव की तरह। तो सब जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि पहले जब लाइट के बारे में जब से लोगों ने सोचना स्टार्ट किया था तो क्या-क्या वो थे, क्या-क्या सोचते थे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे जो है नेचर ऑफ लाइट के बारे में। सबसे पहले जो है मैं इनका नाम लिख देता हूँ, ई रे गै गसेंडी, ई रे गसेंडी नाम है ये। अब देखो आप कुछ भी प्रोनाउंसिएट करना, क्या है, ये लिखा हुआ है ई रे गसेंडी। जसेंडे बोल सकते हो, जसेंडे, पीरे गसेंडे या पीरे जसेंडे, पीरे, जब पीले पड़ गए थे, गसेंडे। इन्होंने ही सबसे पहले पार्टिकल, नाम याद रखना, ये जो है पी से पी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रपोज किया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रपोज। के बाद में हमारे आइजैक न्यूटन हुए थे, आइजैक न्यूटन, न्यूटन उन्होंने क्या किया, इनके द्वारा जो पब्लिश्ड जो था नेचर ऑफ लाइट के बारे में, को स्टडी किया और एक अपना मॉड्यूल दे दिया, न्यूटन्स कार्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट, और कार्पस्कुल कार्पुस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट, मतलब पार्टिकल, कार्पुस्कुलर मतलब वेरी टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल, कार्पस्कुलर मॉडल का मतलब टाइनी पार्टिकल्स ऑफ लाइट। इसने जो है किसका जो पायरे कसेंडी थे, इनकी ही उसको स्टडी करके अपना एक मॉडल दिया, कार्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट, पार्टिकल का। अब इनमें जो है इन्होंने जब मॉडल जब दिया तो इन्होंने अपने मॉडल्स में कहा कि लाइट जो है नेचर में पार्टिकल होती है, वो वैसे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम नेकेड आइज से प्रॉपर्ली देख नहीं सकते। एक सोर्स ऑफ लाइट सभी डायरेक्शंस में हाईली है, इन पार्टिकल्स को फेंक रहा है। जैसे सपोज करके चलो ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, इस तरीके से ऐसे-ऐसे ऑल डायरेक्शन पार्टिकल को फेंक रहा है ना? चारों ओर थ्रो करता है हर डायरेक्शन। इस मॉडल के आधार पर न्यूटन्स ने उस समय बहुत सारे अपने फिनोमेनास को एक्सप्लेन किया, लाइट के फिनोमेनास को एक्सप्लेन किया। जैसे कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशंस ऑफ लाइट को इन्होंने एक्सप्लेन किया। तब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को प्रोपगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शंस को रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस को भी एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शंस को एक्सप्लेन, और डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन, है ना? राइट। और किसको एक्सप्लेन किया? सबसे बड़ी बात तो जो है इन्होंने पता नहीं क्या तिकड़मबाजी लगाई दी थी, पोलराइजेशंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशंस ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन, पोलराइजेशन। उस समय इतने ही सारे फिनोमेना नोन थे, आइजैक न्यूटन ने अपने कार्टेशियन मॉडल के आधार पर क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शंस एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन किया। उस ड्यूरेशंस में न्यूटन्स के टाइम में पोलराइजेशंस ऑफ लाइट को, या पोलराइजेशंस का जो फिनोमेना प्रूफ कर दोगे, तो जिस तरीके से आज की कंडीशंस में पोलराइजेशंस हमारे जो है वेव नेचर्स की को प्रूव करता है कि कोई भी चीज़ जो है एनर्जी हम उससे, अगर पोलराइज्ड हो रही है, तो अगर वो पोलराइज्ड हो रही है तो वो वेव है। लेकिन न्यूटन्स के ज़माने में इसको उन्होंने पार्टिकल कंसीडर कर रखा था। मतलब अगर कोई भी अ, चीज़ पोलराइज्ड हो रही है तो वो पार्टिकल होने का प्रूफ प्रमाण करेगी। जैसे आज जो है पोलराइज्ड हो जाती है तो वो वेव का प्रूफ है। उस समय क्या उल्टा सोच रखा था लोगों ने। तो देखिए, लेकिन
न्यूटन्स ने क्या किया कि जब रिफ्लेक्शंस रेक्टिलिनियर प्रोपगेशंस को एक्सप्लेन कर रहे थे कोई बात नहीं, रिफ्लेक्शंस को एक्सप्लेन कर रहे थे कोई बात नहीं, और रिफ्रैक्शंस को जब एक्सप्लेन कर रहे थे तब इन्होंने कि क्या किया इन्होंने कि जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में चलेगी तो उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? लाइट भी एक पार्टिकल है और डेंसर मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ जाते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो लाइट के पार्टिकल पर मीडियम के पार्टिकल ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे या पुलिंग फोर्स अप्लाई करेंगे। ज़्यादा पुलिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका जो है एक्सीलरेटेड होगा, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली बाद में पता चला कि ये तो भाई गलत ही जो है कंसेप्ट लगा दिया न्यूटन साहब ने, तो इसको जो है न्यूटन्स कार्पस्कुलर मॉडल से, है ना? तीसरा जो मॉडल आया पाया इसके बारे में न्यूटन्स कार्पस्कुलर मॉडल के बाद में फिर आ जाता है हमारा वेव नेचर ऑफ लाइट आ जाता है। वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले वेव थ्योरी ऑफ लाइट या वेव थ्योरी ऑफ लाइट सबसे पहले हुए थे अ, ये हाइजेन, क्रिश्चियन हाइजेन। क्या नाम था इनका? इन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज की थी, क्रिश्चियन हाइजेन। तो इन्होंने क्रिश्चियन हाइगेन थे तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इन्होंने कहा कि नहीं साहब लाइट जो है पार्टिकल नहीं है, वो क्या है? वेव है। वेव थ्योरी किसने दी? क्रिश्चियन हाइगन, हाइगन हाइजेन बोल सकते हो आप, मैं हाइगन बोल, हाइगन ने दी थी। और इन्होंने कहा कि लाइट जो है पार्टिकल ना होगी, एक वेव है ना? वेव है, लेकिन उन समय लोगों ने इसको इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया इस मॉडल्स को, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मृत्यु के बाद में या फिर तब जो है एक दूसरे साइंटिस्ट हुए थे, थॉमस यंग। थॉमस यंग ने अपने फेमस एक्सपेरिमेंट कौन सा था? यंग डबल स्लिट यंग डबल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हाइगेन्स की वेव थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर, है ना? तब जो है लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ये बंदा सही कह रहा था, लाइट पार्टिकल नहीं वेव है। तो हाइगेन्स के बाद में जो है फिर जो है वेव थ्योरी दी। फिर हाइगेन्स ने भी मतलब अपनी इस वेव थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन कर दिया था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शंस और क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट को। ठीक, नेक्स्ट आता है इसके बाद में फिर क्या होता है कि जैसे-जैसे नॉलेज बढ़ती गई तो आदमी जो है और उसके बारे में तो उसी ड्यूरेशंस में हमारे हाइगेन्स के समकालीन थे मैक्सवेल्स ने दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। उसमें कहा था लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो वैक्यूम में E इज इक्वल टू 1 बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की स्पीड से चलती है और इसकी वैल्यू वही वैल्यू आती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वैल्यू है पर सेकंड्स, है ना? ये है। तो इस थ्योरी के आधार पर अपनी थ्योरी के आधार पर उन्होंने जो है ये जो थ्योरी दी थी उन्होंने बाय द यूनिफिकेशंस ऑफ फोर फंडामेंटल लॉज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फोर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 4 फंडामेंटल लॉज हैं, उनकी यूनिफिकेशन अपनी ये थ्योरी। फिर जो है अब जैसे-जैसे नॉलेज बढ़ती गई तो आदमी को और लाइट के फिनोमेनन्स के बारे में मालूम पड़ा। तो फिर हमें जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में मालूम पड़ा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स को समझाया गया, समझाने का प्रयास किया गया। तो विद द हेल्प ऑफ द हाइगेन्स वेव थ्योरी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, दोनों ही लटक गई। कोई नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन कर पाया। फिर जो है लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया तो फिर दोबारा से जो है क्वांटम थ्योरी पर चले, मतलब पार्टिकल क्वांटम। ये क्वांटम थ्योरी दी थी प्लांक्स ने और इस क्वांटम थ्योरी को ही जो है यूज करके प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी को ही यूज करके
मैक्स ये आइंस्टीन ने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन को इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तब फिर जो है फाइनली कंक्लूजन निकाला, तो इसमें आप देख रहे हो कि बहुत सारे फिनोमेना में हम जो है पार्टिकल कंसीडर करके ही हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेनाज हैं जिन्हें हम जो है पार्टिकल कंसीडर करके नहीं एक्सप्लेन कर सकते, केवल वेव करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे इंटरफेरेंस है और पोलराइजेशन, पर्टिकुलर पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो लाइट जो है पोलराइज्ड, इंटरफेरेंस पोलराइजेशंस, पर्टिकुलर पोलराइजेशंस को ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में दिखेगा। तो यहाँ पे जो फिनोमेनास को पार्टिकल कंसीडर करके नहीं किए जा एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, वो इसको जो है वेव कंसीडर करके एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो अब जो है लाइट क्या कंसीडर की जाती है आज की प्रेजेंट सिचुएशन में? ड्यूअल, वो मैंने बताया था, ड्यूअल नेचर, दोहरी, कभी पार्टिकल कभी वेव, है ना? To explain some phenomena, light is considered as a wave, whereas to explain some another phenomena, the particle. Thus, the light is having dual nature. क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपकी दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट क्या है? फिनोमिनन एग्जिबिटेड बाय द लाइट। फिनोमिनन एग्जिबिटेड बाय द लाइट में सबसे पहले फिनोमिनन phenomenon exhibited by light, phenomenon exhibited by light। तो इनमें सबसे पहला तो हमारा है रेक्टिलिनियर परपोज़िशन। क्या है? रेक्टिलिनियर परपोज़िशन ऑफ लाइट। ऑफ लाइट, इसमें क्या कि मैक्रोस्कोपिकली लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। ऐसा वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैक्रोस्कोपिकली, मतलब है at the microscopic level light travels in a straight line। और जब जो है कोई अगर इसके पाथ में ऑब्स्टेकल आ जाता है तो वो उसका शैडो बनाता है। मैक्रोस्कोपिकली लाइट ट्रेवल्स इन a straight line, if there is a obstacle in the path of the lights, it forms the shadow of that obstacle, है ना? तो ये ऐसा क्यों कंसीडर किया जाता है? देखो, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या थी हमारी? वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्ब्डा से है, और ये 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर या 750 नैनोमीटर तक जाती है ना? ये है। अब इस रेंज की वेवलेंथ है, लेकिन साइज ऑफ ऑब्स्टेकल्स या तो सेंटीमीटर में होगा या मिलीमीटर में होगा। तो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल्स इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द ऑब्स्टेकल्स। therefore the light is considered that it is traveling in a straight line। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही हो। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना कहाँ से आएगा? तो माइक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल था। लाइट डज नॉट ट्रेवल्स इन अ फिनोमेना ऑफ, लाइट डज नॉट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट whenever any obstacles of which size is approximately equal to the wavelength of the light comes in the path of light, light enters in the shadow regions of that obstacle called diffractions of लाइट। मतलब जब कोई लाइट चल रही हो और चलते समय उसके रास्ते में एक रुकावट आ जाए और उस रुकावट का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब इस रेंज में से ही है या फिर उसके लगभग बराबर है, तब क्या होगा कि अब उस ऑब्स्टेकल की जो है लाइट क्या नहीं बनाएगी? शैडो नहीं बनाएगी, बल्कि उस शैडो रीजन्स के अंदर चली जाएगी। यही फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है? डिफरेंस है। तो ये रेक्टिलिनियर हो गया, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं मैक्रो लेवल पर।
माइक्रोस्कोप और स्टेलाइट में नहीं। अब रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन था, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, ये मतलब ये क्या है, प्रोमिना है। रिफ्लेक्शंस क्या है, जब लाइट चल रही होती है और चलते हुए उस किसी हाईली पॉलिश सरफेस पर पड़ती है तो वो दोबारा से उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शंस। रिफ्रैक्शंस में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, पेनिट्रेट है, और दोनों ही केसेस में लाइट जो है अपने पाथ ऑफ बैंड हो जाती है, तो रिफ्लेक्शंस। लेटर ऑन डिस्कस डीपली। फिर रिफ्लेक्शंस के बाद में हमारा जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, देन पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तीसरा है हमारा जो है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और polarizations of photoelectric effect, Compton effect, etc. Air productions, photoelectric effect, photoelectric, ये फिनोमेनाज हैं जो लाइट एग्जिबिट करती है। बस आज इतना ही था। ये प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हो गई। देखिए लाइट क्या चीज़ है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया। तो अब नेक्स्ट है